हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड पर अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब एक रिएक्टेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कितना कम रिएक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की बात करूं, मतलब पोटेशियम की, तो वो बहुत ही तेज़ी से रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसका नेचर ही रिएक्टिव है। बट वहीं अगर मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। तो ये जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा रिएक्शन में। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, काफ़ी टाइम लेगा जिंक। सो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द नेचर दैट हाउ द रिएक्शन हैज़ स्पीड, मतलब स्पीड उसकी कितनी है। तो अगर रिएक्शन में मेटल होगा तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, नॉन मेटल होगा तो कम रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं होगा। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रिएक्टिव उतना जल्दी रिएक्शन, जितना कम रिएक्टिव उतना लेट रिएक्शन। फिर साइज़ ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हैं, मतलब जो पार्ट ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उनकी साइज़ कितनी है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं एक ग्लास पानी लूँ और उसमें डालूँ मैं नमक, तो नमक तुरंत उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। और फिर उसमें मैं चीनी डालूँ तो उसके लिए मुझे चलाना पड़ेगा। मतलब कि नमक जब मैंने डाला NaCl वाटर में, तो नमक के जो पार्टिकल्स थे उनकी जो साइज़ थी वो बहुत ही कम थी। बट जो वाटर था, वाटर में जब मैंने चीनी डाला तो चीनी का जो साइज़ था वो नमक से कहीं ज़्यादा बड़ा था, जिसके कारण वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं हुए। तो केमिकल रिएक्शन साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे इसमें आपको शाहबाद टाइल का एग्जांपल दिया गया है। तो शाहबाद टाइल मतलब वो चूने की लादी जो होती है आपकी, तो उसको अगर मैं डालूँ पानी में तो बहुत ही टाइम ले रहा है रिएक्शन के लिए। बट अगर मैं उसके पाउडर को डालूँ तो तुरंत वो रिएक्ट हो जा रहा है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं पूरे टाइल को डाल रहा हूँ, शाहबाद टाइल को डाल रहा हूँ, तो वो जाने के बाद उसमें कम जगह बच रही है रिएक्ट होने के लिए, तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। लेकिन मैं उसके पाउडर डालूंगा तो ज़्यादा जगह रहेगी, कम रिएक्टेंट रहेंगे, तो और तेज़ी से रिएक्शन होगा। मतलब सरफेस एरिया जब ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन तेज होगा, जब एरिया ही कम रहेगा तो रिएक्शन स्लो होगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स, हाइयर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। हाइयर द साइज ऑफ द पार्टिकल, स्लो इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, स्लोअर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से इस पर भी वो डिपेंड करता है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट कितना ओरिजिनल है। जैसे अभी मैं सल्फ्यूरिक एसिड लाऊं, सल्फ्यूरिक एसिड में एकदम कॉन्सेंट्रेटेड लाऊं, मतलब उसमें कोई भी मिलावट ना हो, तो उसको अगर मैं रिएक्ट करूं वो तुरंत रिएक्ट हो जाएगा फटाक से। बट अगर वहीं पे मैं उसमें थोड़ा सा मिलावट, थोड़ा सा पानी डाल के या फिर थोड़े से दूसरे मटेरियल को डाल के लेकर आऊँ तो काफ़ी टाइम लेगा रिएक्ट होने के लिए। तो कॉन्सनट्रेटेड जो एसिड होते हैं वो फास्ट रिएक्ट होते हैं देन डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब उसमें मिलावट करके। जैसे मैं आपको चाय में चीनी डाल के दूं कॉन्सनट्रेटेड, तो वो आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा चीनी अगर डाल के दूं, चीनी ही ना डालूं या फिर कम चीनी डालूं, तो वो डाइल्यूटेड माना जाएगा, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कॉन्सनट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। कॉन्सनट्रेशन रिएक्शन का ज़्यादा है तो जल्दी होगा, अगर वो डाइल्यूट है मतलब उसमें मिलावट है तो वो स्लो होगा। तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, अब टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग दाल का एग्जांपल लें, तो दाल जो गर्मी होती है उसमें जल्दी सड़ जाती है। गर्मियों में देखें तो अगर हम लोग फ्रिज में ना रखें तो शाम तक ख़राब हो जाती है सुबह की दाल। बट वहीं ठंडी की बात करें तो शाम के बाद रात भी निकल जाती है तो भी वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ठंडियों में टेम्परेचर कम रहता है तो रिएक्शन स्लो होता है। इवेंचुअली अगर हम लोग देखें फर्मेंटेशन दाल का, तो वो भी एक रिएक्शन ही है, उसके अंदर रिएक्शन होता है जिसके कारण वो सड़ जाती है। तो वो रिएक्शन नहीं होने देता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन स्लो होगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, स्लो होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन भी तेज़ी से होगा। यहीं पे लिखा है रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रिएक्शन डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखें रिलेशन के साथ। और फिर पांचवा आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब एक सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बदल देता है बिना उसमें पार्ट लिए। मतलब वो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट बिना पार्टिसिपेट किए वो रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देगा। जैसे मैंने आपको, समझ लीजिए मैं आपके स्कूल का सर हूँ और मैंने आपको कहा कि आप लोग टेबल लिख के दिखाओ 20 तक,
फिर मैंने ऐसा बोल के चला गया मैं, और फिर उसके बाद आप लोगों ने पूरा दिन गुजार दिया, स्कूल से छूट गए, आप लोगों ने लिखा ही नहीं। बट अगर मैं जाने की बजाय वहीं रह जाऊँ, मैं बोलूँ कि आज सारा पीरियड मैं ही ले रहा हूँ, मैं वहीं पे खड़ा रहूँ, मैं बोलूँ आप लिख के दिखाओ, तो आप 1 घंटा या आधे घंटे में तुरंत वो 20 तक टेबल आप लोग लिख के दिखाओगे। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि मैं वहाँ पे कैटलिस्ट का काम किया, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने आपका कुछ लिख के नहीं दिया, बट मैंने कितनी तेज़ी से वो काम करवा दिया। तो ये होते हैं कैटलिस्ट। तो मुझे लगता है मेरे एग्जाम्पल की वजह से आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे KClO3 होता है, वो स्लोली डिकम्पोज होता है, बट अगर उसमें मैं मैंगनीज़ ऑक्साइड डाल दूँ तो वो तुरंत रिएक्ट हो जाता है। तो वो हो गया इसके लिए कैटलिस्ट। तो मैंगनीज़ पाउडर जो हो गया वो हो गया इसके लिए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट को भी हम लोग इससे डिनोट करते हैं हीट की तरह।